Good morning, dear students. So, today in this second class of chapter 2, which is nutrition in animals, हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के सेकंड पार्ट में हैं आज। और हम आज पढ़ेंगे कि जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मीन्स वी हैड लर्न in our previous video we had learned about ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion। ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? 5 टाइप्स के स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो जो इंजेक्शन होते हैं वो क्या होता है कि जब हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं, इनटेक करते हैं, उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। देन डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्यूबल फूड को कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फूड सब्सटेंसेस में जो कि सिंपल और सॉल्यूबल हो विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव जूसेस। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के हेल्प से जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है देन हम उसको डाइजेशन बोलते हैं। अब जब डाइजेशन हो गया है तो उसका हम एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में जब वो फूड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं, हमने सिंपल सॉल्यूबल में तो फूड सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर लिया, बट इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन होने के बाद कि वो ब्लड के में एब्जॉर्ब हो जाए। जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होते हैं? जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है फूड, अब उसके बाद जब उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जब वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जब वो ट्रांसपोर्ट होगा देन हम उसको बोलेंगे। और जब यूटिलाइज होगा हमारी बॉडी के थ्रू, वो यूटिलाइज होगा फूड, तब हम उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। नाउ इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं जब वो हमारी बॉडी से रिमूव होंगे देन उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलेंगे। सो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं फूड्स प्रोक्योर करने के। लाइक ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, ओके, हैंड्स का यूज़ करते हैं फूड इनटेक के लिए। लाइक हमने पैरामीशियम का देखा था। पैरामीशियम किसका यूज़ करते हैं? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हमने सीलिया बोला था, उसे यूज़ करते हैं वो। देन हाइड्रा, हाइड्रा यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टेंटेकल्स, बहुत सारे टेंटेकल्स का यूज़ करते हैं हाइड्रा। सो वैसे ही हमने फ्रॉग, इंसेक्ट्स, स्पाइडर, इन सब का भी देखा था। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? जो ह्यूमन में डाइजेशन प्रोसेस होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनल सॉरी, जो फूड है वो पास होते हैं एलिमेंट्री कैनल से। एंड एलिमेंट्री कैनल कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? विच इज़ एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ठीक है, इसे हम बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। देन ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हैं। अब ओरल कैविटी मीन्स हम ओरल एग्ज़ाम लेते हैं आपका, जिसमें आप ओरली मुंह से अपने माउथ का यूज़ करके क्या करते हैं, यू शुड स्पीक फॉर ओरल एग्ज़ाम्स, आप स्पीक करते हैं ना। तो हम ओरली मीन्स हमारे माउथ में डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। सो हमारे माउथ में बकल कैविटी और ओरल कैविटी में हम क्या बोलेंगे कि हम जो इंजेक्शन करते हैं फूड को अंदर लेते हैं, बट ओरल कैविटी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? माउथ में हमारे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? टिथ होते हैं, टंग होते हैं, ठीक है, टिथ होते हैं। टिथ हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सलाइवा के साथ हमारा फूड जो है वो अच्छी तरह से च्यू होता है और मिक्स होता है, उसे हम मेस्टिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है बकल कैविटी में, उसी को हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देन हमारे टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स,
इन सब के भी बहुत मेन रोल होते हैं। टंग जो होता है वो हमारे जो फूड है जिसे हमने इनटेक किया है उसे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं। हम अगर यहाँ बात कर पा रहे हैं तो हम अपने टंग के थ्रू कर पाते हैं। एंड टंग जो होता है वो हमारे फूड को पुश करने के लिए फूड पाइप में और स्वेलो करने के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देन सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तो आप सबको पता ही है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा को एक्चुअली फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर टुडेज टॉपिक इज फेरिक्स एंड ईसोफेगस। तो फेरिक्स एंड ईसोफेगस में क्या होता है कि जो च्यूड फूड होती है, ठीक है, हमने च्यू किया फूड को, हमारा ओरल कैविटी का जो टॉपिक था वो एंड हो गया है। अब हमारा च्यूड फूड कहाँ से होते हुए हमारी स्टमक में जाएगा? लाइक जो पुल है, ठीक है, राजिम पुल है, तो राजिम पुल जो है उसके इस साइड में क्या है? नवापारा, एंड उसके उस साइड में है राजिम, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो नवापारा है वो हमारा माउथ है, ठीक है, नवापारा हमारा माउथ है। जो पुल है वो हमारा क्या है? ईसोफेगस है। एंड जो राजिम है वो स्टमक है। तो अगर हमारे फूड को नवापारा से, माउथ से राजिम की तरफ जाना है तो उसे क्या चीज़, किसका हेल्प लेना पड़ेगा? उसे उस पुल का हेल्प, इसका मतलब उसे उस फूड पाइप का, उसे उस ईसोफेगस का हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पे 2 टाइप की पाइप्स होती हैं। एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप, ठीक है। सो जो विंड पाइप होती है वो एज अ नेम जैसा सजेस्ट कर रही है कि उसके वो क्या हेल्प करती है हमें? एयर इनटेक करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए उस पाइप का यूज़ होता है। एंड फूड पाइप का यूज़ होता है फूड को इनटेक करने के लिए। ये 2 टाइप्स की यहाँ पे पाइप है। बट अब बात ये है कि यहाँ पे फेरिक्स एंड ईसोफेगस ये दोनों का अलग अलग कैसे रोल है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि जो फेरिक्स होते हैं वो एक ऐसा मस्क्यूलर ट्यूब होता है जो कि हमारे माउथ और हमारे नोज़, ठीक है, लिसन केयरफुली, जो हमारा माउथ और हमारा नोज़ है उन दोनों से अटैच रहता है। फेरिक्स जो होता है वो हमारे माउथ एंड हमारे नोज़ दोनों से अटैच रहता है। अब ये जो फेरिक्स है इसका जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो अपर पार्ट होता है वो हेल्प करता है ओनली टू ट्रांसमिट एयर, ठीक है। उसका जो अपर पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एयर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। एंड उसका जो लोअर पार्ट होता है फेरिक्स का वो फूड को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि माउथ एंड नोज़ दोनों से अटैच होता है फेरिक्स, तो जो उसका अपर पार्ट होगा वो एयर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे, उसका लोअर पार्ट फूड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे। एंड जो उसका मिडिल पोर्शन होता है, उस फेरिक्स का जो मिडिल पोर्शन होता है वो फूड और एयर दोनों को ट्रांसमिट करने का वर्क करते हैं, ठीक है। और देन फेरिक्स जो है वो नीचे जब वो हम जाते जाएंगे फेरिक्स के, तो वहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है। ईसोफेगस स्टार्ट होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ईसोफेगस, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कि आपके बुक में दिया हुआ नहीं है उसका इमेज, तो इसके ऊपर में एक्चुअली फेरिक्स होते हैं जो नीचे आते हुए, फिर ये जो पाइप है अब ये है ईसोफेगस। तो जो फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए नीचे आती है, ठीक है। अब इसका एक और फंक्शन ये है कि जो भी हमने फूड च्यू किया है वो जाएगी फेरिक्स से होते हुए, फेरिक्स के लोअर पार्ट से होते हुए ईसोफेगस में जाएगी। बट इसका भी एक प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे माउथ से वो ईसोफेगस में जाएगी, उसके वॉल्स से होते हुए जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो फूड जैसे ही जा रहा है आप ऊपर से देख सकते होंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और देन रिलैक्स हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट देन एक्सपेंड। ऐसा करने से क्या होगा कि फूड जो है वो ईजिली हमारे स्टमक में चले जाएगा। वो एक ऐसा प्रोसेस है कि मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर उसके बाद एक्सपेंड होती है। वो फूड को अच्छी तरह से नीचे पुश करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हमें फूड को नीचे पुश करना है स्टमक में तो वो मसल्स ऐसा जानबूझ के इसीलिए करती हैं कि जो फूड है वो ईजिली नीचे क्या हो जाए, पुश हो जाए।
So, the pushing down of food by the walls of the esophagus in a wave-like action is called peristalsis. ठीक है, पेरिस्टालसिस किसको बोलते हैं हम? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो वॉल्स हैं ईसोफेगस के, जो मसल्स हैं, वो अपने फूड को क्या करती हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से मूव करके फूड को नीचे की तरफ पुश करती हैं, और उसी एक्शन को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं. ओके. सो डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ईसोफेगस. वहाँ पे डाइजेशन नहीं होते हैं. मैं बता दूँ कि ईसोफेगस सिर्फ एक पुल की तरह वर्क करती है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया. ओके. अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो फूड पाइप एंड विंड पाइप है वो दोनों अलग अलग होते हैं. इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको जब आप फूड लेते हैं, जब आप फूड इनटेक करते हैं, तो कभी भी आपको लाफ करते हुए या बात करते हुए कभी भी फूड इनटेक नहीं करना चाहिए. उसका एक आपका एडवर्स इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा. बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार हम लाफ कर रहे होते हैं और हम फूड इनटेक करते हैं, तो जो फूड पाइप की जगह जो फूड है वो फूड पाइप की जगह जाने के बजाय वो कहाँ चली जाती है? विंड पाइप में चली जाती है. और अगर वो विंड पाइप में चली जाएगी तो वो हमें जो फूड है वो चोक हो जाती है. ठीक है, क्योंकि वो विंड पाइप वर्क करती है विंड के इनटेक और इनटेक के लिए, ना कि फूड के इनटेक के लिए. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको लाफ करते हुए या बात करते हुए कभी भी फूड इनटेक नहीं करने चाहिए. बिकॉज़ विंड पाइप का एक अलग रोल है एंड फूड पाइप का एक अलग रोल है. अगर फूड बाय मिस्टेक हमारे बोलते बोलते जब हम ईट करते हैं, उस वजह से अगर विंड पाइप में चला गया फूड, तो फूड चोक हो जाते हैं एंड देन वहाँ कफ की भी प्रॉब्लम होती है. ओके. अब ये हुआ आपका फेरिक्स एंड ईसोफेगस. अब हम बात करते हैं स्टमक की. अब जैसे ही ईसोफेगस से जो फूड है वो किस में जाएंगे? स्टमक में जाएंगे. स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप्ड होता है. यू कैन सी हियर कि जो स्टमक का शेप है वो कैसा है? जे शेप है. ठीक है, सो जे शेप्ड तो जो फूड होते हैं वो जब ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाते हैं, तो स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप्ड स्टमक होते हैं, जो कि थिक वॉल्ड ऑर्गन होते हैं हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट. हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं स्टमक, जो कि एक ऐसा ऑर्गन है स्टमक जिसका जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है ये. आप जैसा कि स्टमक को इस फिगर में भी देख सकते होंगे कि बहुत ज़्यादा वाइड है. अब इसके जो इनर वॉल्स होते हैं, ये लिसन केयरफुली बेटा, कि जो स्टमक के इनर वॉल्स होते हैं, ठीक है, अंदर में उसके वॉल्स के, ऐसा क्या प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर जिससे कि फूड डाइजेशन में हेल्प होता है? सो स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर कुछ ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ ऐसे गैस्ट्रिक या फिर डाइजेस्टिव जूसेस हम जिसे बोलते हैं उनको सेक्रेट करने का काम करते हैं. ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस के में कौन कौन से ऐसे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? विच कंटेन 3 सब्सटेंसेस. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनमें 3 टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी 3 टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर. वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. ठीक है, अब इन तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं स्टमक के अंदर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो हम कोई भी फूड को अगर हमने इनटेक किया, ठीक है, हमने ईट किया किसी फूड को, अब उनमें हो सकता है कि कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो. ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उस फूड में जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो. तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
क्लियर हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो उनको किल करने का वर्क करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक ऐसा मीडियम बनता है हमारे स्टमक के लिए जो कि हमारे स्टमक में एसिड एसिड अगर प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक में तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही रहता है। ठीक है, सो इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक विच एनहेंसेस द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं उनको और भी अच्छी तरह से वर्क करने के लिए, हमारे फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्टमक के अंदर। क्लियर, हमारे स्टमक के अंदर कुछ ऐसे एसिड्स का होना बहुत ज़रूरी है लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल तो करते ही हैं बट वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा एनहेंस करते हैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं। एंड देन सेकेंड इज़ म्यूकस। अब ये म्यूकस का वर्क क्या होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हमारे स्टमक को हार्म नहीं करेंगे? क्या वो हमारे जैसे हमको पता है कि एसिड जो है वो आप जहाँ पर भी उसे एसिड को ड्रॉप करोगे तो वो वहाँ हार्म ज़रूर करते हैं। बट आपको पता है कि स्टमक के इनर वॉल्स में अंदर में स्टमक के वॉल्स में म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा लाइनिंग है जो कि हमारे स्टमक को दूसरे कुछ ऐसे एसिड और एंजाइम्स के एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वो हमारे स्टमक के अंदर वर्क कर रही है, प्रेजेंट है, तो उनके और स्टमक के बीच में, उस एसिड और उस स्टमक के बीच में एक लाइनिंग होती है, कवर होते हैं म्यूकस का, जो कि उस एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड वन इज इस एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिन प्रेजेंट होती हैं। पेप्सिन क्या है? ये एक ऐसा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ये एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जो कि हम जो भी फूड को ईट कर रहे हैं, हम जो भी फूड को ईट कर रहे हैं उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हमने कोई भी फूड लिया, ठीक है, हमने ईट किया, देन उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे तो ये पेप्सिन जो होंगे उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में जिसको हम पेप्टोन्स बोलते हैं। ओके, इन दिस एसिडिक मीडियम, इस एसिडिक मीडियम में पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन द फूड। पेप्सिन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स है फूड में उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उन्हें इसे सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है जिसे हम पेप्टोन्स बोलते हैं। सो इस रिएक्शन को आप देखिए, जो पेप्सिन प्रेजेंट था यहाँ पे एसिडिक मीडियम में स्टमक के अंदर, वो प्रोटीन्स को क्या किया? डाइजेस्ट किया एंड देन वो किस में कन्वर्ट किया? पेप्टोन्स में। क्लियर? Okay, consequently the food gets converted into a partially digested semi solid food। एक सेमी सॉलिड फूड में जैसे ही स्टमक में ये सारे रिएक्शंस हुए, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन ने अपना वर्क किया, तो ये जो फूड है ये पार्शियली डाइजेस्ट हो गए हैं स्टमक में, पार्शियली डाइजेस्ट, नॉट फुल्ली डाइजेस्ट। ठीक है, और वो क्या बना लिए? एक सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट कर दिए हैं उसे, जिसे कि हम चाइम बोलते हैं। ठीक है, ये जो चाइम है ये जैसे ही यहाँ पे बना, जैसे ही सेमी सॉलिड फूड यहाँ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बना चाइम, ये चाइम स्टमक को लीव कर देते हैं, वहाँ इसको छोड़ देते हैं एंड देन वो किस में एंटर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर कि स्टमक का क्या वर्क है? फेरेक्स एंड ईसोफेगस। देन स्टमक का क्या वर्क था? अब हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या वर्क हुआ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नो मोर का देख लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस कुछ प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस एंड पेप्टोन्स। ये सब के बारे में आखिर पता कैसे चला हमारे साइंटिस्ट को? तो ये कुछ ऐसे पता चला कि
एक एक्सीडेंट हुआ था एक पर्सन का जिसका नेम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। इसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि इनको शॉटगन इन 1822 इनको क्या हुआ था कि बुलेट लग गई थी उनके एब्डोमेन में इनके बुलेट लग गई थी, जो कि उनके स्टमक में एक होल हो गया था। स्टमक पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और वहाँ पे होल करते हुए उस बुलेट ने स्टमक में होल करते हुए वहाँ से निकल गई थी। तो एक अमेरिकन डॉक्टर थे विलियम ब्योमंट, इन्होंने क्या किया था उस पर्सन का, एलेक्सिस का, उसने ऑपरेशन किया था और उन्होंने उसे बैंडेज करके वहाँ पर जो होल है उससे उन्होंने क्लोज करने की कोशिश की थी, ट्राई किया था, बट वो उस होल को पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर पाए थे। उनके पास में एक नाउ अब क्या हुआ कि वो होल तो पूरी तरह से वो क्लोज नहीं कर पाए। अब उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये देखने के लिए कि जब उनके स्टमक में ऑलरेडी होल है तो क्यों ना मैं उस होल से ये ऑब्ज़र्व करूं कि उस डाइजेशन प्रोसेस उस स्टमक के अंदर आखिर होता कैसे है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया और मार्टिन को बिल्कुल भी पेन ना हो, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील ना हो, उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि आखिर स्टमक के अंदर होता क्या है। तो उन्होंने ये देखा कि उस स्टमक के अंदर फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तब उनको ये पता चला कि स्टमक के वॉल के अंदर कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो अभी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं वो उन्होंने उसी टाइम पे डिस्कवर किया था। देन यहाँ पर उनको ये पता चला कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये हमारे फूड के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, देन फूड को डाइजेस्ट करती है। सो ये एक बहुत अच्छी डिस्कवरी थी जो कि ये एक डॉक्टर के थ्रू हुई थी। क्लियर? ओके, नाउ डू यू नो दैट समटाइम्स वी वॉमिट द फूड। हम कभी कभी क्या होता है कि हमें वॉमिटिंग हो जाती है। होता है ऐसा कि कई बार हमें वॉमिटिंग होती है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो हमारा स्टमक है वो हमारे फूड को ईट करने से, फूड को एब्जॉर्ब करने से रिजेक्ट कर देती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करती है फूड को। एंड देन जो हमारे ईसोफेगस होते हैं वो हमारे फूड को ऊपर की तरफ हमारे माउथ की तरफ क्या करती है, पुश करती है फूड को, जिससे कि वो बाहर आ जाती है। क्लियर? तो आई थिंक कि ये जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में जितनी भी टॉपिक्स एक्सप्लेन की थी वो, और आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मींस फेरिक्स एंड ईसोफेगस एंड स्टमक का जो वर्क है, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इस चैप्टर को ही एक्चुअल में मैंने आप लोगों को पूरा फिर से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो देन योर डाउट्स आर नाउ क्लियर्ड। आई थिंक योर डाउट्स आर नाउ क्लियर्ड। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, देन एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन ऑफ फूड, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, ये हम देखेंगे। ये इतने ही टॉपिक हमारे बच गए हैं। सो हम स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में। सो इस पार्ट के लिए इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास एंड आई विल आस्क ईच वन ऑफ यू एटलीस्ट वन क्वेश्चन। सो बी रेडी फॉर दैट एंड बी सीरियस फॉर योर क्लास 7th. Be serious, students. Okay, now thank you so much for this video.